मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सीएम तीरथ रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन 100 दिनों में राज्य सरकार ने अब तक क्या काम किया है और उनकी 100 दिन के सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं। 10 मार्च को मैं शपथ लेता हूं। 1 अप्रैल के बाद जब मैं समीक्षा करता हूं, 1 महीने के बाद, तो ध्यान में आता है आईसीयू बेड, आपका ऑक्सीजन बेड, आपका वेंटिलेटर, जिसके लिए हम लोग परेशान होते थे, उसको हमने 9 गुना, 10 गुना, 11 गुना बढ़ाया। यानी दुगना, तिगना, चौगुना नहीं, इतना हमने बढ़ाया। जब 1.5 महीने के बाद समीक्षा मैंने किया तो खेल मंत्री जी से मिलना हुआ, सभी स्मृति ईरानी जी से मिलना हुआ, वित्त मंत्री सीतारमण जी से मिलना हुआ, बाकी अपने अन्य संगठनात्मक दी से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सभी लोगों से मेरा मिलना हुआ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे सबसे कुछ न कुछ मिला। कोई ऐसा मंत्रालय नहीं था जिससे मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ न कुछ मिला। मैं बड़े उत्साह से आपके बीच में आया हूँ। उत्तराखंड की मैं कल प्रवेश किया। सड़क से लेकर के पानी, बिजली, ऊर्जा मंत्री जी से लेकर सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि तेरा जो कुछ चाहिए उत्तराखंड के लिए मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। स्थिति और ठीक हो जाएगी तो धीरे धीरे इस ओर भी बढ़ेंगे। इसके कारण हमारे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, अन्य कारोबारी, व्हीकल वाले, अपने ट्रेवल्स, उन पे बड़ा असर पड़ा है। इवन शादी पे पड़ा है, बिजनेसमैन पे, सभी पे पड़ा। मार्केट बंद है, सब तरह का है, लेकिन उसको उभारने का काम, और उससे कुछ ना कुछ इन दिनों छूट भी मिले। टैक्स में है, वहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं वो भी हमने किया है, किस तरह का उनको छूट देनी है, मदद करनी है। अभी मैं जब परसों बात किया रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से, आपका देहरादून से विकास नगर, गंगोत्री, यमुनोत्री जोड़ने वाला ये 4 धाम, यहाँ भी ट्रेन पहुँच जाए, सर्वे शुरू होने जा रहा है। वो फंडिंग मुझे तुरंत वहीं पे पीयूष जी ने कहा कि घोषणा कर दो, मैं बजट तत्काल दे रहा हूँ। रामनगर तक सीधे ट्रेन, आपका कॉर्बेट नेशनल, ऐसा उसको टाइगर। मैंने कहा एक आवश्यकता, मेरा संसदीय भी क्षेत्र है, मैं जानता था वहाँ के स्थितियों को, और पूरा दुनिया का पर्यटक वहाँ आता है। ये केवल उत्तराखंड के लिए दुनिया का पर्यटक आता है। तो मैंने कहा ये ट्रेन लगनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं ओके कर दूँ। कर दो तुरंत। वहीं पे बैठे बैठे हमारा अधिकारी बैठा है, केंद्र का अधिकारी बैठा है, जो बात हुई आमने सामने हुई। ऊधम सिंह नगर की नानक मत्ता सीट से विधायक प्रेम सिंह राणा का एक लेटर हेड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर के बारे में लिखा गया है। कहा जा रहा है कि इस लेटर में विधायक महोदय अपने चहेते पुलिस कर्मियों को मनमानी पोस्टिंग दिलाने के लिए पैरवी कर रहे हैं। इसके लेटर के 2 दिन बाद ही पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी होती है, जिसमें उन पुलिस कर्मियों के नाम शामिल हैं जो इस लेटर हेड में हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में अब भी ट्रांसफर के लिए नेताओं की पैरवी का खेल चल रहा है? तो देखिए, ये लेटर हेड और ये पुलिस विभाग की तरफ से जारी की गई सूची। तो पंकज महर, थाना खटीमा, इनको चौकी प्रभारी बना के भेजना था, और जब ट्रांसफर की लिस्ट आई तो ये नाम उसमें मैच कर गए। रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटने वाले दरोगा का ट्रांसफर हो गया है। दरोगा नीरज कठैत का कालसी ट्रांसफर कर दिया गया। अधिकारी इसे रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं, मगर चर्चा यह है कि ट्रांसफर विधायक के दबाव में हुआ है। वही विधायक जो मास्क भी नहीं पहने थे और चालान भी नहीं कटवाना चाह रहे थे।
ये वीडियो अभी कुछ रोज पहले का है, जब रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा पर मसूरी में एक दरोगा ने चालान की कार्रवाई की थी। दरोगा का कहना था कि विधायक महोदय ने मास्क नहीं पहना था, साथ ही उनके साथ मौजूद लोग झुंड बनाकर घूम रहे थे। सारी बातें सही है, ठीक है, वैसे करो, लेकिन इतने लोग एक साथ झुंड में बना के आप बिना मास्क बोल रहे हो, बाकी तो सबके मास्क नहीं बोल सकती है। आप डिस्टेंस में रहिए, पहले भी डिस्टेंस बनाओ। आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा होटल जा रहे हैं। कानून तो सबके लिए समान है, फिर चाहे आम आदमी हो या फिर जनप्रतिनिधि। इसीलिए दारोगा ने विधायक जी का भी चालान कर दिया है। गुस्से में विधायक जी ने जेब से चालान के पैसे निकाले और दारोगा के ऊपर फेंक दिए। मगर ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पर विवाद इतना बढ़ा कि विधायक का चालान करने वाले दारोगा नीरज कठैत का ट्रांसफर कालसी कर दिया गया। पुलिस इसे रूटीन प्रक्रिया भले ही बता रही हो, मगर चर्चा इस बात की है कि दारोगा को विधायक का चालान काटने की सजा मिली। रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का बिना मास्क के काटा गया चालान चर्चाओं में है। दरअसल हाल ही में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने गए थे। आरोप है कि वो बिना मास्क के माल रोड पर घूम रहे थे, जिसके बाद एसआई नीरज कटैत ने उनका चालान काट दिया। हालांकि इस मामले में कितनी सत्यता है, इसको लेकर जांच चल रही है। भाई भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि वो पूरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही मसूरी माल रोड पर घूम रहे थे। प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ मसूरी घूमने गए थे। उनकी सफाई है कि दारोगा ने बेवजह ही उनका चालान किया था, जबकि उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। सरकार को मालूम है कि पुलिस अगर झूठे चालान करेगी तो पब्लिक का क्या होगा, और पब्लिक के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। मैं एक आम आदमी की तरह वहाँ पर घूम रहा था, और फिर बाद में मैंने उसको बताया कि विधायक हूँ, तो मैं समझता हूँ कि तब भी उसको समझ नहीं आया, उसने तब भी मिसबिहेव से बात करी और उसने मेरा चालान काटा। बीजेपी विधायक ने इस मामले की शिकायत डीजीपी से भी की थी। पुलिस अधिकारी भले कुछ भी कहते रहे, मगर कहा तो यही जा रहा है कि पुलिस ने विधायक और सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए ही बने हैं? चालान सिर्फ आम आदमी का ही कट सकता है? कानून तोड़ने पर नेताजी का चालान काटा गया है तो उसमें आपत्ति क्या है? सत्ता की हनक दिखाकर नेताजी आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जिस एसआई ने विधायक जी का चालान काटा था, उनका ट्रांसफर कालसी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उन्हें विधायक जी का चालान काटने पर सजा मिली है। मसूरी से अपने सहयोगी सुनील सोनकर और देहरादून से संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में कोरोना के 264 नए केस सामने आए हैं और बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना से 7 मरीजों की मौत हुई है। आज 365 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। देहरादून में 55, हरिद्वार में 45 नए मामले सामने आए हैं। तो बीते 24 घंटे का अपडेट है उत्तराखंड का। कोरोना में 264 नए संक्रमण के मामले सामने आए। 24 घंटे के भीतर कोरोना से 7 मरीजों की उत्तराखंड में मौत हुई है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार से लक्सर का दौरा किया। इस दौरान सतपाल महाराज खानपुर विधानसभा के बालावाली पहुंचे। इस दौरान सतपाल महाराज ने पहले तो बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद सतपाल महाराज बालावाली रेलवे पुल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नीलधारा गंगा का निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने कहा कि इसे लेकर वो जल्द ही केंद्र सरकार से बात करेंगे और तटबंध की मरम्मत के लिए बजट की मांग की जाएगी। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और मंत्री ने उस खबर का संज्ञान लिया। मैं यहाँ मौका मुआयना करने आया हूँ और इसके अंदर हमने 5 स्पर हैं। आपने बताया है कौन कौन से स्पर को बढ़ाना है जिससे कि पानी के फ्लो को बदला जा सके, डाइवर्ट किया जा सके। और इसके अंदर 61.94 लाख की 5 संख्या के प्राकलन गठित की स्वीकृति दे दी गई है। ये प्रेषित कर दिए गए हैं और इसमें काम हम जल्दी करेंगे। स्वीकृति मिलने के बाद काम करेंगे। श्री शेखावत जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, उनसे जाके बातचीत करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इसको जल्दी पैसा रिलीज करें। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी रामनगर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान अनिल बलूनी ने कॉर्बेट और रामनगर के आसपास के इलाके में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में जुड़ी गतिविधियों को जोड़ने पर जोर दिया। इस क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सफारी को जोड़ने की जरूरत उन्होंने कहा। बलूनी ने कहा कि इस इलाके में रेस्क्यू सेंटर बनाने की भी योजना है। अनिल बलूनी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में वन मंत्री और वन विभाग के आला अधिकारियों से बात की है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में सैलानियों को रामनगर के आसपास के इलाके में वाइल्ड लाइफ से जुड़ी
गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही अनिल बलूनी ने कहा कि 2022 में भाजपा एक बार फिर से बढ़त के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, क्या है कि हम लोगों को एक समग्रता से सोचने की ज़रूरत है। अगर रामनगर और इसके आसपास का जो इलाका है ये वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के लिए है, तो निश्चित तौर पे इधर कुछ और इस तरीके से चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है, सफारी को जोड़ने की ज़रूरत है। अगर कोई रेस्क्यू सेंटर बन रहा है तो उसके लिए भी हम आगे की कुछ कल्पना हम लोगों की है। मेरी जो फॉरेस्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ और वन मंत्री जी के साथ भी डिस्कशन हुआ है। रामनगर के आसपास कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम जोड़ना चाहते हैं जिससे कि जो लोग वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं वह यहाँ आए तो उनको कुछ और भी चीज़ें दिख सके। उसको कुछ पाइपलाइन में है, मैं भी घोषणा नहीं करना चाहता, लेकिन आने वाले समय में आप जल्दी कुछ चीज़ें देख पाएंगे। संवैधानिक स्थिति है, उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का प्रोविज़न है और जब भी चुनाव होगा हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीतेगी। इस बार 2022 के लिए आपकी क्या भविष्यवाणी है उत्तराखंड में भाजपा को लेकर? पहले से अधिक सीट आएगी। आप मान के चलिएगा, जितनी पहली सीटें जीती थी उससे कम नहीं करेंगे, उससे और 1-2 सीटें जोड़ेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर टिहरी से है, जहां पर पहाड़ी से एक पिकअप गाड़ी टकरा गई। ब्रेक फेल होने पर पहाड़ी से ये टक्कर हुई है। हादसे में पिकअप सवार समेत 7 लोग घायल हुए हैं। डोबरा जाठी पुल के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर टिहरी से है, जहां पर ब्रेक फेल होने के बाद एक पिकअप गाड़ी पहाड़ी से टकरा गई। 7 लोग सवार थे जो घायल हुए हैं। डोबरा जाठी पुल के पास यह हादसा हुआ है। कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना रिपोर्ट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज और 2 लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। डीएम की तरफ से मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया, मगर मामले पर एसएसपी का कहना है कि सीएमओ ऑफिस की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। मामला पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा तो कुंभ में फर्जी कोरोना रिपोर्ट के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। सीएमओ ऑफिस की तरफ से जो शिकायत की गई उस आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में फर्जी रिपोर्ट्स का मामला सामने आया था। कुंभ में कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ विसंगति के बारे में एक लिखित तहरीर जो है सीएमओ ऑफिस के माध्यम से हमारे कोतवाल नगर में प्राप्त हुई है। इसमें जो है अभी मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई है। इसमें जो है ये कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला एक कंपनी है और 2 लैब, एक नालवा लैब और डॉक्टर लाल चांदनी लैब, ये 2 लोगों का 2 लैब का विरुद्ध और एक कंपनी का विरुद्ध इन्होंने तहरीर किया। उधर कुंभ में फर्जी कोरोना रिपोर्ट मामले पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मामला उनके सीएम बनने से पहले का है, मगर फिर भी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। मामला पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है। और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मचारी आक्रोशित हैं और इसी को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिषद का आरोप है कि कोरोना काल में भी रोडवेज के तमाम कर्मचारी सरकार की गाइडलाइन के आधार पर काम कर रहे हैं और तकरीबन 30 कर्मचारी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और कई कर्मचारी ऐसे हैं जो इस दौरान कोरोना संक्रमित हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार ने पिछले 5 महीने से वेतन नहीं दिया है। टिहरी झील बोट यूनियन से शासन प्रशासन से टिहरी झील में बोटिंग गतिविधियां शुरू करने की मांग की है। बोटिंग से जुड़े लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो अब तक लाखों रुपए का नुकसान झेल चुके हैं। अभी भी कोविड कर्फ्यू के बाद उनका कारोबार ठप है। ऐसे में बोट कारोबारी मांग कर रहे हैं कि उनके व्यवसाय को चलाने के लिए भी सोचा जाना चाहिए।
हम चाहते हैं कि जब होटल खुल गए हैं, जब यात्री RT-PCR जब आप बॉर्डर पे चेक कर रहे हैं, तो क्यों ना टिहरी झील को खोलने में क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको भी उसी नियम कानून के आधार पे खोल दिया जाए। RT-PCR हम चेक कर ही रहे हैं। बाकी जो सैनिटाइज़र हैं, बोटों का सैनिटाइजेशन है, ये हम सारे SOP का हम सारा इसको पालन करेंगे। और क्योंकि अभी 2 महीने से आप लोग देख रहे होंगे, जितने हेल्पर हैं, वर्कर हैं, ऑपरेटर हैं, बोट स्वामी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उत्तराखंड पुलिस को नए डिप्टी एसपी मिल गए हैं। टिहरी के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 17 डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। सीएम ने सभी डिप्टी एसपी को अपनी ड्यूटी संभालने के लिए शुभकामनाएं दी। हम सभी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आज हमारी फैमिलीज़, हमारे जितने भी प्रशिक्षक हैं वो भी खुशी महसूस कर रहे हैं। कोरोना काल में खासकर हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ देखने को मिली, परंतु तमाम कठिनाइयों के बावजूद आज POP के बाद हम सभी पुलिस विभाग का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। साइबर क्राइम को रोकने के शायद आज वो कुछ शुरुआत कर रहे हैं, और जो उसका कोटे की बात की है उसको भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत पर शिक्षकों को बड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं और रात दिन लग करके इस प्रकार के पुलिस उपाधि को तैयार करने का जो काम कर रहे हैं, तो एकाधिक मूल वेतन के कुछ प्रशिक्षण भत्ता की बात मेरे सामने आई है। कितना करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन निश्चित है कि आपको मैं भत्ता दिलाऊंगा। खटीमा में मानसून की बारिश से पहले ही मुसीबत आ गई है। सड़कों पर जलभराव से लोगों की जान आफत में फंस गई है। पहाड़ पर अभी मानसून की दस्तक हुई भी नहीं, मगर लोगों की मुसीबत शुरू हो चुकी है। खटीमा में अभी से सड़कें पानी पानी हो गई हैं। शहर के कई वार्ड्स में नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, जिस वजह से पानी सड़कों पर बह रहा है। नजारा ऐसा लग रहा है कि मानसून की बारिश हो गई है। जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर भी जो है पानी की समस्या आएगी या बाढ़ से संबंधित कोई भी समस्या आती है, तो उसके लिए हमने बाढ़ चौकियों को जो है स्थापित कर दिया गया है, और संबंधित विभाग के और अपने राजस्व विभाग के जो है पटवारियों की और सभी की हमने बाढ़ चौकियों पर नियुक्ति कर दी गई है। और मेरे द्वारा भी जो है समय समय भ्रमण किया जा रहा है। भ्रमण में भी जहाँ पे अगर कहीं अवरोध पानी का होता तो उसको जो है तत्काल खुलवा दिया जा रहा है और पानी की निकासी की जा रही है। मानसून से पहले हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। प्री मानसून की बारिश में जब ये हाल है, तो आने वाले दिनों में तो हालात और बदतर होंगे। ABP गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा के 8 साल पूरे होने पर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। तो केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। केदारनाथ आपदा के 8 साल पूरे हो गए हैं। एक भयंकर त्रासदी आई थी।